जिस तरह से बगावत हुई है, जिस तरह से घमासान मचा है, अजीत की बगावत पर पवार का गेम या फिर गेम ओवर। सवाल ये, पिछले हफ्ते पवार ने माना कि अजीत की बगावत थी। बीजेपी फडणवीस को एक्सपोज करने के लिए गुगली फेंकी गई। 2024 चुनाव से पहले पवार इस बगावत को भी गेम कह सकते हैं। अभी शरद पवार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एनसीपी के कई नेताओं पर ईडी और आईटी की कार्रवाई भी चल रही है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए पवार ने ये वक्त दिया। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज भी सामान्य सी थी। सवाल पूछे जाने पर पवार ने कॉन्फिडेंस में कहा, मैं फिर से खड़ी करूंगा पार्टी। पवार को 1980 में भी शरद पवार ने पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया था। इसी तरह से मुंह मोड़ा था 1980 में कांग्रेस के सामने, लेकिन फिर उसके बाद फिर पार्टी खड़ी की। और ये जो बगावत की गई है अजीत पवार की तरफ से, ये गुगली फेंकी गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि शरद पवार की रणनीति आगे की क्या होगी इस बगावत के बाद। बिल्कुल कई तरह की चर्चाएं हैं इस बगावत के बाद से, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए, शिवसेना बड़ी मुखर हो रही है और उसने सामना के जरिए हमला किया। अजीत पवार और बीजेपी के बीच एक और डील हुई है, ये भी बात वो कह रहे हैं। सामना के माध्यम से शिंदे और बागी विधायकों को मिलेगा झटका। शिवसेना उद्धव ठाकरे का सामना के माध्यम से ये बयान है, और शिंदे के आउट होते ही अजीत पवार सीएम बनेंगे, ये भी वो कह रहे हैं। और खासकर संजय राउत ने यह बयान दिया है, फडणवीस का हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान, ये कहा जा रहा है सामना के द्वारा। चलिए अब एक बार गौर करते हैं उन नतीजों पर जो 2019 में सामने आए थे। क्षेत्रवार तरीके से उन नतीजों पर आपको दिखाते हैं। जो महाराष्ट्र के नतीजे, पश्चिमी महाराष्ट्र के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती और शिवसेना ने 3। विदर्भ के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, साथ में 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, शिवसेना के खाते में 3 थी। मराठवाड़ा, जहां पर सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी का है, वहां पर बीजेपी को 4 मिली थी और शिवसेना को 3। ठाणे प्लस कोंकण, यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था 1 और शिवसेना यहां पर मजबूत स्थिति में थी, 5 सीटें मिली थी। मुंबई, यहां पर बीजेपी को 3 और शिवसेना को 3, यहां पर भी टक्कर मुकाबले की टक्कर रही। उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी को 5 और शिवसेना को 1 मिली थी। तो टारगेट जो है अब बीजेपी का है कि किस तरह से 2019 में जो नतीजे सामने आए उससे आगे बढ़कर अब जो एक नया गठबंधन बनाया है, जिसमें अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी है। राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो कि जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं और साथ में शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, एक तरह से अब बीजेपी का टारगेट क्या मराठा वोट बैंक है? इस तरह से राजनीति को आगे, अब अजीत पवार के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, कोई भी पार्टी जो है या फिर कोई भी एक गठबंधन में से अगर टूट होके किसी एक दूसरी विचारधारा के साथ जाकर लोग जुड़ते हैं तो उसमें उसको बल मिलना बहुत स्वाभाविक है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चीजें रही हैं, चाहे वो शिवसेना में शुरुआत में फूट की बात, तो क्या गारंटी आगे बगावत नहीं होगी? मुझे लगता है कि इसकी कौन गारंटी दे सकता है। 1970 में ये देश पूरा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2023 में इस देश की जनता बहुतायत में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है।